एक सिंगल बे का पढ़िए आप, ये कॉलम है, बीम ये कॉलम है जिसकी फुटिंग अंदर तक है, जमीन तक है ना। तो अगर बीच में कोई दरमियान में कोई कॉलम्स नहीं है, कॉलम टू कॉलम के सेंटर के और ऊपर के बीम को कॉम्बिनेशन में जो आप लेंगे उसको हम बोलते हैं पोर्टल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेम बोलते हैं। इसमें फिर आपको 1 बे, 2 बे, 3 बे आता है। मान के चलिए सिर्फ सर्वे लैब कंसिडर करें तो सिंगल बे 1 बे है ये। बाजू का आप ऑटोकैड लैब भी कंसिडर करें तो और एक कॉलम, इसको उधर तरफ कॉलम जाएगा ना, तो 1 बे हो गया वो, और एक बे 2 बे हो गया। 2 बे सिंगल स्टोरी। अगर आप ऊपर की भी बिल्डिंग ले लिए, सेम रूम है ना ऊपर, तो ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड होगा, फिर वैसे बीम आएगा, फिर कॉलम आएगा, तो इट इज़ 2 स्टोरी। 2 स्टोरी। अगर सिंगल का लिए तो सिंगल बे 2 स्टोरी, नहीं बाजू का भी बे ले लिया तो 2 बे डबल स्टोरी, नहीं ऊपर का साइंसेस की बिल्डिंग का भी अगर एनालाइज करें बोला तो 3 स्टोरी हो जाता, 3 स्टोरी बिल्डिंग, राइट। बेस किसको बोलते हैं समझ में आया आपको? तो पहले अपन देखते हैं सुबह की मॉर्निंग की क्लास में आप कंटिन्यूस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, आप कंटिन्यूस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए। अगर वही एक फ्रेम दिया हुआ है तो उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे डाला जाता है, राइट। तो इसके लिए एक नोन मोमेंट्स ले लेते हैं पोर्टल फ्रेम में। लिए आपके सामने एक, जैसा हम सर्वे लैब में बैठे ना वैसा एक फ्रेम लेते हैं सिंपल सी ग्राउंड स्टोरी वाला, राइट। तो ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। जैसा कि आपको पता है कि ऊपर का लोड जो भी है, ऊपर का लोड जो भी है, डेड लोड तो उसका स्लैब का लोड है हर हमेशा जो मौजूद रहता है। उसके साथ साथ हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं ना, जो तब्दीली होने वाला लोड है उसको लाइव लोड बोलते हैं। कुल मिला के लोड जो यूडीएल की शक्ल में होता है, मान के चलिए उसकी इंटेंसिटी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मान के चलिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी हाइट है इसकी स्पैन है 6 मीटर्स और कॉलम्स की हाइट है 4 मीटर्स, 6 मीटर्स। और इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है आई, इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है आई, इसका है 3i बीम का, राइट। तो ऐसे वाले फ्रेम को एनालाइज करने के बाद आप सबको पता है ए फिक्स्ड मोमेंट है, फिक्स्ड है, यहाँ पे मोमेंट आएगा या तो क्लॉकवाइज आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, राइट। कौन से मोमेंट्स आएंगे आपको? फाइनल मोमेंट्स एम ए भी आएगा, एम बी ए आएगा। सुनिए, ए के पास एक मोमेंट आएगा, बी के पास ए के डायरेक्शन में भी आएगा, सी के डायरेक्शन में भी आएगा, और सी के पास बी के डायरेक्शन में भी आएगा और डी के डायरेक्शन में आएगा, और डी के पास भी मोमेंट आएगा यहाँ पे। एम डी सी ये होता है एम ए बी फाइनल मोमेंट्स, राइट। अच्छा इस पे नहीं अच्छा है सब, इस पे चौक, थैंक यू। तो कितने मोमेंट्स हो गए बेटा यहाँ पे? एम बी ए, एम बी सी, लेकिन आप सबको पता है ये दोनों में सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, पता है ना, इन साइन होगा, ओके। इसको मान के चलते हैं +3। तो और दूसरा सी के पास आ जाएंगे एम सी बी, एम सी डी, ये भी सेम, मतलब ऊपर वाला वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ और वैल्यू रहेगा, लेकिन ये दोनों सेम रहेंगे विथ ऑपोजिट साइन। और दूसरा रहेगा एम डी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतने सारे आपको फिक्स्ड एंड फाइनल मोमेंट्स आना चाहिए, इतने सारे फाइनल। कब? तरीके अलग अलग हैं, चाहे आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करो या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इस्तेमाल करो
या कैनिस मेथड इस्तेमाल करो, लेकिन ये तीनों में से प्रिसाइज मेथड होता है कैनिस मेथड। अब मान के चलिए अप्लाई करने के बाद फाइनल मोमेंट्स आ गए आपके, एम ए बी की वैल्यू प्लस 1.5 और एम बी सी और एम सी बी के जो वैल्यूज है ये है +3, ये है -3, ए बी +3 और ए बी -3 और लास्ट वाला है 1.5 प्लस। मान के चलिए आपने कुछ प्रोसीजर एक्सटार किया, चाहे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ भी हो, तो फाइनल मोमेंट सही है, रास्ता अलग अलग है, मेथड्स अलग अलग है कि नहीं, लेकिन फाइनल रिजल्ट बेंडिंग मोमेंट्स को निकालना है आपको। मान के चलिए बेंडिंग मोमेंट्स आ गए आपके यहाँ पे कौन से, ये वैल्यूज पूरे आ गए अपने को, राइट। अब चलिए एम ए बी की वैल्यू क्या है आपको प्लस आई, लेकिन एक साइन कन्वेंशन फॉलो करिए आप, अगर कोई क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है तो प्लस, कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है तो नेगेटिव मान के चलिए। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को, मोमेंट्स के दो डायरेक्शंस होते हैं ना, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी एम ए बी की वैल्यू क्या है आपको +1.5, प्लस का मतलब क्या है क्लॉकवाइज। तो आप ए के पास आइए, ए के पास आके क्या करिए, यहां से शुरू करके ऐसा रखे, कॉलम से पहले रोक दीजिए, अंदर से शुरू करिए आप, फिर इसको एरो क्रॉस करके नहीं आना है, कॉलम से पहले रोक लो आप, कॉलम से पहले रोक लो, क्लॉकवाइज है ना ये। तो आप ये एक बार देखिए, ये एरो मार्क, ये एंड को थंब रूल क्या कर रहा है, अंदर ढकल रहा ना, क्या कर रहा है अंदर। तो ए के पास आप क्या करिए, ए के पास क्या करिए, एक वैल्यू को नोट करिए अप्रोक्सीमेटली, दिस इज इक्वल टू 1.5, अंदर ढकल रहा ना, एम ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 ना, 1.5 है ना यहाँ पे एनालिस कर, तो 1.5 अंदर मार करे, आगे बढ़िए, एम बी ए की वैल्यू क्या है +3, फिर भी क्लॉकवाइज। तो आप बी के पास ठहरे हुए हैं, कौन सा डायरेक्शन में जाना है आपको, ए के तरफ जाना है या सी के तरफ जाना है, ए के तरफ ना। चलिए, तो जब मैं बी से शुरू करके आया तो प्लस है ना वो, तो प्लस बोले तो क्या है क्लॉकवाइज, तो कहां रुक जाना चाहिए आपको, कॉलम से पहले रुक जाना ना। तो यारो मार क्या कर रहा, बी को क्या कर रहा, बाहर ढकल रहा, क्या कर रहा, क्या वैल्यू कितनी है 3 ना, ये 1.5 रहा, तो ये 3 सॉरी 3 + 3, यहां से यहां तक 3 मान के चलिए, यहां से यहां तक 1.5 मान के चलिए, ऐसा ज्वाइन करते हैं। ये कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। वेरी सिंपल वे टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फ्रेम्स। क्लॉकवाइज अगर आप पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो क्लॉकवाइज आने के वास्ते मैं ऐसा डायरेक्शन को डाला तो इन्हें अंदर आ गया, इसको मार्क करेंगे आप प्लस, अब इसको मार्क करेंगे आप माइनस, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, ये कॉलम का पॉइंट ऑफ, जहां पे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ रहा है, हाँ यस कुछ पूछ रहे थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या नहीं बोले तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन दोनों एक ही है। तो ए बी का हो गया ना बेटा, अभी चलें बी सी को चलते हैं। ये माइनस क्यों है, डायरेक्शन इधर का, अगर बेंडिंग मोमेंट अगर हम पॉजिटिव है तो इधर तरफ आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना डायग्राम। मैं आपको वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो आ रहा है, नहीं ये पॉजिटिव ले लिए तो ये नेगेटिव ले लो, कौन सा, तो बेंडिंग मोमेंट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, लेकिन आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक तरफ, ये लकीर रेफरेंस लाइन है आपकी, कॉलम की लाइन रेफरेंस लाइन है, एक तरफ चलेगा तो उसको पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना है, जैसा बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम में डाले आप वैसा, समझ में। और बी सी है अभी, हाँ एम बी ए हो गया, अब नेक्स्ट है एम बी सी ना, हाँ एम बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा -3, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर से लेके ऐसा बी के पास आके बीम से पहले रोक दो एरो को, बीम से पहले रोक दो, बीम को टच नहीं, जैसे आप कॉलम को नहीं टच करे ना यहाँ पे, बीम को भी रोक दो, तो बीम को, बी को क्या कर रहा है, इन्हें ऊपर उठा रहा है,
तो वैल्यू कितना है 3, ये जितना है उतना मार्क करिए, ये 3.0। सफर को आगे बढ़ाइए, बी के पास हो गया, बी ए हो गया, बी सी हो गया, अब सी के पास सी बी ना, हाँ, इसका मतलब क्या है क्लॉकवाइज। तो चलिए ऐसा लाके जो है रोक देना, बीम से पहले रोक देना। तो सी को क्या कर रहा है इन्हें, एस, व्हाट इज द वैल्यू 3, ए भी 3+0 हो गया। अब बचा कौन, सी डी। तो सी डी के सी इन द डायरेक्शन ऑफ डी -3, माइनस बोलता एंटी क्लॉकवाइज। कॉलम से पहले रोक दो, क्या कर रहा, बाहर निकल रहा, और डी सी +1.5 क्लॉकवाइज। कॉलम से पहले रोक दो, तो बाहर ढकल रहा डी को बाहर ढकल रहा ना, 1.5, ये 3, सेम डायरेक्शन में है ना, आधी बात समझ में। तो इसके वैल्यूज रहेंगे MDC, ये भी माइनस आएगा आपको, ये माइनस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए, ये माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो डी के पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो अंदर जाएगा, इसकी वैल्यू 1.5 है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, कुछ भी दे लो साइड। तो जस्ट आई वाज शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फ्रेम। किसे, हाँ जा रहे हैं, तो समझ में। अब ये रही बात, लेकिन ये तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं होता। सुबह में देखिए हम कंटिन्यूस बीम में, इसके ऊपर क्या करना है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डालना है। इज देयर एनी लोड एक्टिंग ऑन द कॉलम, नो लोड, कोई लोड नहीं है ना कॉलम के ऊपर, कोई लोड है, कॉलम पे लोड नहीं है, तो नो लोड मीन्स नो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस पोर्शन। लेकिन बीम पे है लोड, देयर इज अ यूडीएल, व्हाट इज द शेप ऑफ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पैराबोलिक। तो इसके ऊपर पैराबोलिक डायग्राम आएगा, और इसके ऊपर नहीं आएगा कुछ भी, हरी बात समझ में, कुछ नहीं आएगा ना इसमें। तो अब इसका मतलब है फॉर दिस बीम ए बी इट इज पार्शियली नेगेटिव, सेंटर में कुछ पार्शियली पॉजिटिव आएगा, या नहीं तो नेगेटिव भी आएगा। कंपैरिजन कैसा करेंगे आप, व्हाट इज द फ्री हाइट, यू चेक आउट WL²/8 कितना आता है, देखिए WL²/8, चलिए मान के चलिए WL²/8 कितना आता है बेटा, W की वैल्यू कितनी है 2 × 6²/8 36/4 9, वैसे भी ऊपर आएगा, मस्त ऊपर आएगा, और इमीडिएट इंटरपोलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नेट वैल्यू क्या होगी बेटा, है कि नेट वैल्यू 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6 + 6। कहीं बोले तो ये 3 ना, ये पूरा 9 है, 9 में से 3 निकाल दिया तो 6 आ जाएगा। तो नेट बेंडिंग मोमेंट हियर, तो आपके बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज हो गए अभी सपोर्ट्स के पास 3, जॉइंट्स के पास, ए एंड के पास 1.5, ए एंड के पास 1.5, और यहाँ पे सेंटर में क्या है, यहाँ पे नेट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। अब रही तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो जैसा भी डायरेक्शन आप डालेंगे कि एंड्स को कैसे ये कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देख के अब यहाँ के तो नेट बेंडिंग मोमेंट्स यही हो गए। यहाँ पे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का नेचर चेंज हो रहा है वो तो पॉइंट सिमिलर ट्रायंगल से मालूम करेंगे हम। ये कैसे मालूम करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से, है कि नहीं। कॉलम का हाइट मालूम है 4 मीटर्स, यहाँ का हाइट 3 मीटर्स है, यहाँ का हाइट 1.5 है। अब ये तो पॉइंट आ जाएगा आपको आराम से, हाँ। इसको ले लेके ये द विड्थ ऑफ दिस साइड बाय हाइट ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू, ये दोनों को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा दिन में। अरे उसमें लेकिन कंटिन्यूस बीम का ड्रॉ करते जब अब हम एनालाइज करेंगे। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए एक पोर्टल फ्रेम का आप एनालाइज कर रहे हैं तो टेंशन पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका मतलब है इट इज़ सिमिलर टू ए कंटिन्यूस बीम। आप स्ट्रेच करेंगे इसको ओपन करेंगे तो कैसा होगा, एक एंड ये हो जाएगा
ये डी हो जाएगा, ये हो गया, बीच के सपोर्ट बी और सी हो जाएंगे। बी सी के ऊपर लोडिंग रखिए, बी सी के ऊपर लोडिंग, ए बी के ऊपर कुछ भी लोडिंग नहीं, सी डी के ऊपर कुछ भी लोडिंग नहीं। तो ऐसी शक्ल में जो आप एनालाइज करेंगे, कानिस मेथड हो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो, तो उसी की तरह आप हॉरिजन रख लेने के बजाय आपका वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, आप रोटेशन फैक्टर जो भी आते हैं आप क्या करेंगे, जॉइंट्स के पास डालेंगे ना, जॉइंट्स के पास डाल के बी ए के डायरेक्शन में, बी सी के डायरेक्शन में, सी बी के डायरेक्शन में, सी डी के डायरेक्शन में डालेंगे। और फाइनली you'll get the moments at joints ए एंड डी आल्सो। वो आपको मैं एक फ्रेम ले लेके, पोर्टल फ्रेम में करे आप लोग, हाँ कानिस मेथड नहीं करे ना, तो अगली क्लास में आपको मैं पोर्टल फ्रेम्स में कराने के बाद, एक पोर्टल फ्रेम कराऊंगा आपको, कराने के बाद आपको फिर 2 बेस 1 स्टोरी 3 स्टोरी का भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए हम फाइनली किस पे अराइव करेंगे, ये डायग्राम पे अराइव करेंगे हम। ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम भी डालना है आपको, शियर फोर्स डायग्राम भी डालना है। शियर फोर्स डायग्राम डालने का भी कैसा मैं बताना है आपको, मैं बताऊँगा वैल्यूज़ कहाँ है, क्यों, जैसा आपको बेंडिंग मोमेंट मायना रखता है उसी तरह शियर फोर्स में भी आपको स्टील को रखना पड़ेगा ना, उसमें कंक्रीट के साथ साथ स्टील को भी रखना पड़ेगा। ये एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके शेयर फोर्स में कंक्रीट भी मदद करती है स्टील के साथ शेयर लेने के लिए, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में सिर्फ स्टील को ही डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको। फ्लेक्चर में स्टील और शेयर में कंक्रीट भी है और स्टील भी है। और रही बात यहाँ पे, हम जब एनालाइज करेंगे, जो लोडिंग लेंगे ना बेटा, लोडिंग लेंगे, तो उससे पहले हम अपना प्लान के तहत देखेंगे कि जैसा कि आपको कोड बुक में है कि आपके स्लैब पैनल्स कितने हैं। स्लैब के मान लीजिए बेडरूम के ऊपर एक है, गेस्ट हाउस के ऊपर है, बीच में हॉल एक आ रहा, लॉबी एक आ रहा है ना यहाँ पे, तो अलग अलग डायमेंशंस है इसके, पूरे रूम के अलग अलग डायमेंशंस है। फॉर एग्जांपल मैं ये सेंटर का स्लैब ले लिया, फॉर एग्जांपल ये सेंटर का स्लैब कैसा है बेटा, सेंटर का स्लैब अगर मान के चलिए 2 वे स्लैब है, वो 2 वे स्लैब है। 2 वे स्लैब का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, 1 वे क्या है, 2 वे क्या है। 1 वे का मतलब है कि स्लैब ओनली 1 डायरेक्शन में मुड़ेगा, यानी इसका मतलब है इसमें जो स्टील आप डालेंगे, मेन स्टील सिर्फ जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा है ऐसा डरेगा, तो नीचे टेंशन आ रहा है तो शॉर्टर स्पैन की डायरेक्शन में मेन स्टील को रखेंगे ताकि मुड़ने में टेंशन को ले ले कंक्रीट में जो लेवल होता है। अगर मान के चलिए शॉर्टर डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, लॉन्गर डायरेक्शन में भी बेंड हो रहा है, बेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ ए सॉसर, 2 वे स्लैब बोलते हैं उसको। 2 वे स्लैब में यानी मेन स्टील ये डायरेक्शन में भी रहेगी, ये डायरेक्शन में भी रहेगी, राइट। लेकिन 1 वे स्लैब में सिर्फ मेन स्टील ऐसे रहेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉमिनल स्टील बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोलते हैं। वो नॉमिनल स्पेसिंग में सिर्फ इसको मेन स्टील को पोजीशन में रखने के लिए, अगर मेन स्टील रख दे के ये स्टील नहीं रखे, लेके जाके कंक्रीट डाल दिए तो पूरे बार बिखर जाते हैं ना पूरे, तो उसको जाली की शक्ल में बना के जो है पोजीशन में रख के उसको स्टील को मेश के शक्ल में बना के हम कंक्रीटिंग को करेंगे। समझ में आ रहा। तो अब रहा बात, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा था कि मिडिल स्लैब है, ये मिडिल स्लैब जो है, मिडिल स्लैब इसके एडजस्ट कैसे है, एडजस्ट अब चलिए ये स्लैब है, ये आपके सर के ऊपर स्लैब है, ये दिख रहा है स्लैब, ये एक स्लैब है ना, ये स्लैब इसके एडजस्ट कितने हैं, एक यानी 4 एडजस्ट है ना, इसके 4 है, इसमें से ये ज़रा लंबे दिख रहे, ये शॉर्ट है ज़रा, इसको शॉर्ट एज बोलते हैं, इसको लॉन्ग एज बोलते हैं। तो आपका स्लैब का डिज़ाइन जो है बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। वो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स कहाँ से निकालेंगे हम, IS 456 से निकालेंगे, कि लास्ट पेजेस में दिया हुआ है पैनल्स के तहत। देखिए बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स फॉर रेक्टेंगुलर पैनल सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स प्रोवाइडेड फॉर टॉर्शन, यानी कॉर्नर्स को लिफ्ट नहीं हुए जैसा टॉर्शन स्टील कॉर्नर्स पर रखें। जैसा कि आपको मैं बताऊं, अब ये है स्लैब है, लोड अप्लाई करने के बाद देखिए कोने देखो कैसा हो रहे हैं, कोने कॉर्नर्स उठ रहे हैं ना, लिफ्ट हो रहे हैं। तो कॉर्नर्स लिफ्टिंग, अगर कॉर्नर लिफ्ट हो रहे हैं, कोई स्टील नहीं डाले आप तो नॉट हेल्ड डाउन बोलते। अगर उठ रहे हैं उसको आप एक्स्ट्रा सा अनाज डाल के वहाँ पे उसको रोक दिए, लिफ्ट हुए नहीं जैसा, एक्स्ट्रा स्टील डाल देके उसको टॉर्शन स्टील बोलते, तो वो कॉर्नर्स हेल्ड डाउन बोलते। तो बहरहाल उसके लिए अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पूरे क्या है बेटा, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स है। ये आपका स्लैब का डिज़ाइन मैं आपको बोल चुका हूँ, जब भी स्लैब मुड़ता है, बेंड होता है, तो बेंडिंग के लिए हम क्या देंगे, मेन अनाज क्या देंगे, स्टील देंगे। तो स्टील डिज़ाइन करना है तो बेंडिंग मोमेंट चाहिए।
बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो आपको बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट चाहिए। कहीं को बोले तो बेंडिंग मोमेंट्स पूरे कोएफिशिएंट्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, अल्फा एक्स और अल्फा वाई में एक्सप्रेस किया जाता है फॉर्मूला। तो अल्फा एक्स अल्फा वाई लाने के लिए ये टेबलर कॉलम दिया हुआ है, बड़ा टेबलर कॉलम, कई सारे वैल्यूज है आपको यहाँ पे। तो ये वैल्यूज किस पे डिपेंड होते हैं? मान के चलिए अभी ये स्लैब है, इसके उधर के दो शॉर्टर एड्जेस है, ये लॉन्गर एड्ज है मान के चलिए। तो आपका स्लैब पैनल कैसा है बेटा? यहाँ पे लॉन्गर एड्जेस में भी कंटिन्यू हो रहा है, शॉर्टर एड्जेस में भी कंटिन्यू हो रहा है, मीन्स इट इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल द 4 एड्जेस। क्लॉज दिया हुआ रहता है इसमें, उसके हिसाब से आपको अल्फा एक्स अल्फा वाई लेना पड़ेगा। नहीं, मान के चलिए माहिर इधर देखो, मान के चलिए आपका रूम यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है रूम, तो ये लास्ट स्लैब है ना, ये उधर तरफ नहीं है। तो आपका स्लैब जो है दोनों शॉर्टर एड्जेस पे कंटिन्यूअस है, एक लॉन्गर एड्ज पे कंटिन्यूअस है, दूसरे लॉन्गर एड्ज पे डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए फिर अलग से आप अल्फा एक्स अल्फा वाई निकालना पड़ेगा। मान के चलिए सिर्फ एक कमरा डाले आप, पूरे चारों तरफ दीवार है, किधर भी नहीं आगे बढ़ रहा है स्लैब, तो इट इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 साइड्स एंड नॉट कंटिन्यूअस ऑन ऑल द 4 साइड्स। अलग अलग क्लॉजेस आते हैं, वो अलग क्लॉजेस के तहत हम बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स को निकालेंगे, निकाल के mx my कैलकुलेट करेंगे, यानी बेंडिंग इन द x डायरेक्शन एज वेल एज बेंडिंग इन द y डायरेक्शन। तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप स्टील को डिज़ाइन करेंगे, स्टील को। तो लेकिन वो लाने से पहले आपको लोडिंग चाहिए। लोडिंग के लिए क्या करेंगे? ये फ्रेम में से, आपके ये प्लान में से क्रिटिकल फ्रेम कौन सा है चुनना पड़ेगा आपको। एक लाइन है कॉलम्स की, ये लाइन है, ये लाइन है। अब सबसे आउटर लाइन्स है वो नहीं होते क्रिटिकल, सेंटर वाले होते हैं। इस वास्ते के सेंटर वाले किसी भी एक कॉलम्स के ऊपर या बीम्स जो रन हो रहे, उधर के तरफ का स्लैब का आधा, इधर के स्लैब के तरफ का आधा आएगा, वो फुल्ली लोडेड होते हैं। जैसा कि आप एक्सट्रीम को देखेंगे तो नहीं ना, एक ही तरफ से आएगा लोड, इसको इधर तरफ से नहीं आ रहा है लोड, इस वजह से वो क्रिटिकल माना नहीं जाता है, सेंटर का पैनल माना जाता है। तो वो वाले क्रिटिकल फ्रेम को ले लेके हम एनालाइज करेंगे पहले, उसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को डाल के, देन विल डिजाइन द फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लैब। समझ में आ रही बात आपको? तो सॉफ्टवेयर से उसको करते हुए हम एनालिटिकली क्या करेंगे, कानिस मेथड इस्तेमाल करते हुए इस कंटिन्यूअस बीम का भी हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स वैल्यूज को निकालें। तो समझ में आया बेटा? इसके तहत हम स्लैब्स को नाम रखते हैं S1 S2 S1 S2। S1 बोल के नाम रखा जाएगा, वो पूरे 1 वे स्लैब्स है। S2 के कैटेगरी के पूरे 2 वे स्लैब्स है। अब कैसे उसकी पहचान कैसी होती है? रूम का डायमेंशन देखते ही बोल सकते हैं आप, Ly/Lx इज इक्वल टू, इफ इट इज ग्रेटर दैन 2 इट इज अ 2 वे स्लैब, 1 वे स्लैब, इफ इट इज लेस दैन 2 इट इज अ 2 वे स्लैब। तो उसके तहत हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मान लिया आपसे कोई सवाल पूछे वाइवा में कि आपके टोटल प्लान में, आपके प्लान में हाउ मेनी 1 वे स्लैब्स आर देयर एंड हाउ मेनी 2 वे स्लैब्स आर देयर, बोलते यू शुड बी इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन इन द फिगर दैट दिस इज माय प्लान, इन दिस आर द 1 वे स्लैब्स एंड दिस आर द 2 वे स्लैब्स। अगर आपसे पूछे कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम मतलब हाउ मेनी स्पैन्स आर देयर इन योर कंटिन्यूअस बीम, स्पैन बोले तब ये एक स्पैन ले लीजिए आप, 1 2 3 4 मीन्स if you get 4 spans, how many supports will be there? 5 supports प्लस 1 आएगा ना आपको। तो देख के ये डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में एक एनालाइज करके जो भी क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट और क्रिटिकल शियर फोर्स आता है उसको डिजाइन, कम से कम वैल्यू को नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को डिज़ाइन करेंगे ताकि हर जगह सेफ रहे। समझ में आ रहा? तो ज़रा मीटिंग है बेटा अभी।